इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने भाई बहनों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सुधार सकते हैं बिना रिश्ते को प्रभावित किए। रणबैक्सी भाइयों यानी मालविंदर और शिविंदर सिंह के अब बदनाम झगड़े ने 2018 में उनके व्यापार और रिश्तों को तोड़ दिया है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। फाइनेंस को लेकर भाई बहनों के बीच होने वाले झगड़े एक सूक्ष्म जगत कई घरों में देखने को मिलता है, चाहे वो विरासत और संपत्ति को लेकर, अनपेड लोन्स या माता पिता की चिकित्सक देखभाल को लेकर हो। अमेरी प्राइस द्वारा 2017 के अमेरिकी सर्वेक्षण के अनुसार भाई बहनों के बीच झगड़े के कुछ कारणों में विरासत का विवाद, प्रॉपर्टी का बंटवारा, माता पिता की देखभाल पर खर्च, स्पेंड करने की आदतों में अंतर, आय के विभिन्न स्तर और धन का पुनर्भुगतान शामिल है। फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के निदेशक और मनोचिकित्सक डॉक्टर समीर पारिक का कहना है कि इंडिया में भी स्थिति शायद बहुत अलग ना हो, जहां धन पारिवारिक रिश्तों से जुड़े कई व्यक्तित्व मुद्दों के साथ साथ दरार पैदा करने में योगदान देता है। आर्थिक असमानता के अलावा एक बड़ा कारण अडल्टहुड में हमसे मेरा परिवार और आपका परिवार में चेंज होना है, जिससे फाइनेंशियल संकट पैदा हो सकता है। तो वही किसी संपत्ति को संयुक्त रूप से खरीदना भले ही अच्छा लगे, जब कोई भाई बहन सिंगल हो, लेकिन शादी के बाद ये इनहेरिटेंस के मुद्दे को जन्म दे सकता है। तो क्या ऐसे में भाई बहनों के लिए मौद्रिक लेन देन यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करना एक अच्छा विचार है या नहीं? ये नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पारिवारिक संरचना यानी हाउस होल्ड कंपोजिशन, परवरिश का तरीका, बचपन से रिश्ते की प्रकृति और शेयर करने और एकता के दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है। संवाद की लाइंस खुली रखना न सिर्फ भाई बहनों के बीच गलत फैमिली को ही नहीं, बल्कि उन सिचुएशंस की योजना बनाने में भी मदद करता है जो दरार पैदा कर सकती है, जैसे माता पिता की कार का बंटवारा। अगर आप भी आर्थिक मतभेद का सामना कर रहे हैं या अपने भाई बहन के साथ किसी लेन देन की योजना बना रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस मुद्दे में आपकी हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को साथ मिलकर खरीदना हो, जमानत देना हो, आपके भाई बहन के बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, या फिर विरासत का लेन देन हो, आपको उन सवालों के बारे में पता होना चाहिए जो आपको पूछने चाहिए, या फिर जो आपको उस सिचुएशन में फॉलो करने चाहिए, उन सावधानियों के बारे में जो आपको लेनी चाहिए, और इसके लिए फोर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है, शुड यू बाय अ जॉइंट प्रॉपर्टी विद योर सिबलिंग्स? क्या आपको अपने सिबलिंग के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? जब आप यंग और अविवाहित यानी अनमैरिड होते हैं और घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास डाउन पेमेंट या लोन EMI के लिए पैसे नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि सबसे आसान ऑप्शन अपने भाई बहन को साथ लाना है इन्वेस्टमेंट पे। हालांकि इस कदम के कुछ फायदे हैं, ये बाद में लाइफ को थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। आइडियल रूप से डाउन पेमेंट और EMI का हिस्सा प्रत्येक यानी हर भाई बहन के ओनरशिप के परसेंटेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि बाद में इस बारे में कोई अस्पष्टता न रहे कि प्रत्येक भाई बहन ने कितना भुगतान या पेमेंट किया है इन्वेस्टमेंट में। यदि आप पहले से ही एक घर खरीद चुके हैं, तो शादी से पहले इसे बेचकर पैसे का बंटवारा करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। और यदि आप एक घर खरीदने का सोच रहे हैं, तो इन फायदे और नुकसानों पर जरूर ध्यान दें, जैसे कि बड़ा लोन और बड़ा घर और खर्चे आधे आधे। अगर भाई बहन जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके दोनों सैलरी और लोन की गणना के लिए शामिल किए जाते हैं। इसका मतलब है कि आप ज्यादा रकम का लोन लेकर बड़ा घर खरीद सकते हैं। इस तरह भाई बहन मिलकर अपनी खरीदारी की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अगर भाई बहन साथ रहने का फैसला करते हैं, तो घर के रखरखाव का खर्च भी आधा हो सकता है, चाहे वो सोसाइटी का खर्च हो, बिजली का बिल या मेंटेनेंस का खर्च हो। जॉइंट एप्लीकेंट्स और मालिकों को धारा यानी एक्ट 80C के तहत मूलधन चुकाने के लिए प्रत्येक को 1.5 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हर एक को 2 लाख का
टैक्स बेनिफिट मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए धारा 24 के तहत यानी एक्ट 24 के तहत, बशर्ते कि मकान निर्माण कार्य पूरा हो जाए। इंटरेस्ट का पेमेंट ओनरशिप शेयर्स के सेम रेशियो में भाई बहनों के बीच किया जाता है। डेथ कैन कॉम्प्लिकेट ट्रांसफर यानी मृत्यु संपत्ति हस्तांतरण को जटिल बना सकती है। यदि भाइयों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा दूसरे भाई को नहीं दिया जाएगा। भाई बहन क्लास 1 कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होते, केवल आपकी माता, पति और बच्चे ही होते हैं। इसीलिए सिबलिंग की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारी उसके हिस्से पर पहला दावा कर सकते हैं, जिससे मुकदमे और विरासत विवाद हो सकते हैं। डिस्प्यूट कैन रेज लायबिलिटी। मान लें कि भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है और उनमें से एक कर्ज चुकाने से इनकार कर देता है, तो पूरे कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी दूसरे भाई बहन की हो जाती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बचाव के तौर पर आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं जो लोन को कवर करे। नेक्स्ट पॉइंट यह आता है कि सेलिंग प्रॉपर्टी कैन बी डिफिकल्ट। संपत्ति बेचना मुश्किल हो सकता है। यदि आप निवेश के रूप में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसे किसी विशिष्ट गोल के साथ जोड़ते हैं तो इसे बेचना मुश्किल हो सकता है। यदि आपका भाई बहन उस पर कब्जा करना चाहता है या आपका उससे मतभेद या ग्रजेस चल रहे हैं, ये आपके लक्ष्य को खतरे में डाल सकता है। क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव। अगर कोई ईएमआई बकाया रह जाता है तो दोनों भाई बहनों का क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित होगा। बकाया मतलब अगर कोई ईएमआई ड्यू हो जाती है तो इससे आपके क्रेडिट को या दोनों के क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर उनमें से कोई भविष्य में कोई और लोन लेना चाहता है तो कम क्रेडिट स्कोर उसकी लोन लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। भाई बहनों के बीच आर्थिक दिक्कतों का एक बड़ा कारण बचपन के हम से वयस्कता यानी अडल्टहुड के मेरा परिवार तुम्हारा परिवार की सोच में चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू स्प्लिट पेरेंट्स मेडिकल एक्सपेंस। माता पिता के इलाज का खर्च कैसे बांटे। बूढ़े माता पिता के लिए आर्थिक व्यवस्था, चाहे वो उनके चिकित्सक खर्चों या भुगतान करना हो या उनकी रहने की लागत का ध्यान रखना हो, खासकर रिटायरमेंट के बाद भाई बहनों के बीच स्ट्रगल का एक बड़ा कारण है। जबकि कम संपन्न भाई बहन अमीर भाई बहन से बड़े बिल उठाने की उम्मीद करते हैं। बाद वाले इसे एक अनुचित व्यवस्था मान सकते हैं। यदि माता पिता एक भाई बहन के साथ रहते हैं जबकि दूसरा दूसरे शहर में रहता है और थोड़ा योगदान देता है उनकी मेंटेनेंस में, तो भी नाराजगी इसमें पैदा हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जिनका नाम हम वीना मिश्रा मान लेते हैं, वो कहती हैं कि उन्होंने 15 साल पहले अपने भाई को 25 लाख रुपए दिए थे। पैसे वापस अभी तक नहीं है और उन्होंने वो वापस मांगी भी नहीं, लेकिन इस वजह से उनके और उनके भाई के बीच में दरार पड़ गई है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए ये सबसे अच्छा है कि आप अपने माता पिता के रिटायर होने से पहले ही फाइनेंस और मेडिकल व्यवस्था की योजना बना लें। परिवार को एक साथ लाएं और उनकी जरूरतों के बारे में विस्तार से बात करें और प्रत्येक भाई बहन के लिए जिम्मेदारी तय करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें। ये सबसे अच्छा है अगर भाई बहन अपनी इच्छा से कुछ या सारे ही खर्चों की ओनरशिप ले लेते हैं। यदि नहीं तो कमाने वाले भाई बहनों के बीच कौन कौन सा खर्च संभालेगा, इस पर म्यूचुअल सहमति होनी चाहिए। अब है मेडिकल प्लानिंग। यदि माता पिता के पास चिकित्सा बीमा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और उसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते तो अधिक संपन्न भाई बहन इसे खरीद सकते हैं। यदि कोई भाई बहन नौकरी करता है तो वो माता पिता को एम्प्लॉयर के समूह योजना में शामिल कर सकता है, जो न केवल सस्ता होगा बल्कि पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर करेगा। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जहां खर्च लाखों में चलता है, पर्याप्त बीमा एडवांस में खरीदना इम्पोर्टेंट है ताकि आर्थिक यानी फाइनेंशियल बोझ माता पिता या भाई बहनों पर ना पड़े। इसी तरह हेल्थ चेकअप्स, नियमित दवाओं और हॉस्पिटल और मेडिकल बिल के खर्च को भाई बहनों की फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ज्यादातर माता पिता अपनी बीमारियों को छुपा लेते हैं और शिकायत नहीं करते क्योंकि वे बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते, खासकर अगर उनका बच्चा आर्थिक रूप से अनस्टेबल हो। बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य समस्याएं पेरेंट्स की ना बढ़े।
रहने का खर्च और शारीरिक मदद, लिविंग कॉस्ट एंड फिजिकल हेल्थ। अगर माता पिता किसी एक भाई बहन के साथ रह रहे हैं, अगर वो बच्चा अपने माता पिता की उन सारी जरूरतों का ध्यान रख रहा है तो दूसरा भाई आर्थिक यानी फाइनेंशियल मदद कर सकता है। अगर माता पिता किसी भी भाई बहन के साथ नहीं रहते तो खर्चों को बराबर बांटा जा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि ज्यादा कमाने वाला भाई आर्थिक मदद करे जबकि दूसरा भाई शारीरिक सहायता प्रदान करे, खासकर अगर वो माता पिता के पास रहता है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है, शुड यू गिव अ लोन और इन्वेस्टमेंट इन योर सिबलिंग बिजनेस। क्या आपको अपने भाई को पैसे या उसके बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए? किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक बंदे का कहना है कि लगभग 2 साल पहले कोविड की वजह से उन्होंने अपने बड़े भाई के बिजनेस में दिक्कत की वजह से उन्हें 3 लाख रुपए लोन दिया था। अब उनके भाई का बिजनेस स्टेबल है और वो अब अच्छा कमा रहे हैं और उन्होंने पैसे वापस करने का भी वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। बिना किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के दिए गए ज्यादातर अनौपचारिक लोन जो आपसी समझ पर आधारित होते हैं बाद में समस्या पैदा कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में या तो पैसा वापस नहीं मिलता है या फिर उस अमाउंट को लेकर विवाद हो जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि लोन की रकम और उसे वापस करने की समय सीमा के बारे में विवरण के साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट किया जाए। अपने भाई बहन के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक निहित स्वार्थी निवेशक यानी वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वेस्टर के रूप में करना है। इसे पूरी तरह से व्यावसायिक लेन देन के रूप में माना जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करने के फायदे और नुकसान पर सोचा जाना चाहिए। क्या आपके भाई के पास स्पेशलाइजेशन और एक बिजनेस प्लान है? ये सारी चीजें आपको अपने भाई से पूछनी चाहिए उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले। इसमें क्या रिस्क शामिल है और आप क्या रोल निभाएंगे? हमेशा एक प्रोफेशनल एग्रीमेंट रखें जिसमें सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शामिल किया जाए। महत्वपूर्ण रूप से केवल उसी पैसे का निवेश करें जिसे आप बचा सकते हैं और जिसे आप खोने के लिए तैयार हैं। अगर ये आपके गोल्स या लाइफस्टाइल को प्रभावित करने की संभावना रखता है तो मना करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताकर मना कर दें। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है, शुड यू बी अ गारंटर फॉर सिबलिंग्स लोन। अगर आपका भाई बहन आपसे गारंटर बनने के लिए कहते हैं तो जान लें कि अगर कोई विवाद होता है तो आपको पूरा लोन चुकाना होगा। होम लोन के लिए प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है, लेकिन पर्सनल लोन के मामले में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए अपने भाई बहन से एक रिटर्न प्रॉमिस ले लें कि वे लोन चुकाएंगे और आप केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक संकट की स्थिति में उनकी मदद करेंगे। कमाई करने के बावजूद वे आपको हल्के में ले सकते हैं और भुगतान करना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा सहमति देने से पहले ये सवाल जरूर पूछेंगे, जिनमें से पहला है, आपके दायित्व क्या है? व्हाट्स योर लायबिलिटीज। यदि आप एक वित्तीय गारंटर हैं तो आपको लोन चुकाने की पूरी कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन गैर वित्तीय गारंटर के मामले में आप केवल बैंक और आपके भाई के बीच कॉन्टैक्ट स्मूथ बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। दूसरा है, आपके भाई का क्रेडिट इतिहास कैसा है। बैंक लोन देते समय गारंटर की मांग करता है, खासकर तब जब लोन की रकम एक सीमा से ज्यादा हो या फिर उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर खराब हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो या फिर अनियमित हो, तो बैंक को उसकी इंटरेस्ट को पे ऑफ करने की क्षमता पर शक होता है। इसीलिए पता करें कि क्या आपका भाई आर्थिक रूप से मजबूत है, क्या उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और क्या वो अपना खुद का लोन चुका सकता है। तीसरी चीज है, क्या इससे आपके लोन की पात्रता प्रभावित होगी? विल इट इफेक्ट योर लोन एलिजिबिलिटी। एक वित्तीय गारंटर के रूप में आपके भाई के समान ही आपके क्रेडिट रिकॉर्ड और लोन की स्थिति प्रभावित होगी। यदि आपका भाई ईएमआई का भुगतान करने में ढिलाई करता है तो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड इसे दर्शाएगा, और यदि आप अपना खुद का लोन लेना चाहते हैं तो ये समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा लोन अमाउंट उस अमाउंट के आधार पर तय की जाएगी जिसके लिए आप गारंटी देते हैं। यदि मान लें यदि आप 30 लाख के लोन के गारंटर हैं और 50 लाख का होम लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपको केवल 20 लाख रुपए ही देगा। चौथी चीज है, बीच में निकल सकते हैं क्या? कैन यू गेट आउट मिडवे। लोन गारंटर बनना लंबे समय का कमिटमेंट होता है,
खासकर लंबे समय के लिए लिए गए लोन के लिए। आप किसी को लाए बिना पीछे नहीं हट सकते, इसीलिए इंश्योर करें कि आपका भाई होम लोन EMI इंश्योरेंस ले ले, जो कि चुके हुए या बकाया EMI की गारंटी देता है। साथ ही आपके भाई के लिए ये भी अच्छा होगा कि वो कोई दूसरी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाए, ताकि आपकी जिम्मेदारी कम हो जाए। नेक्स्ट और 5th पॉइंट है, शुड यू टेक एजुकेशन लोन फॉर सिबलिंग? क्या आपको अपने भाई के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहिए? अगर आप अपने भाई बहन की शिक्षा के लिए लोन लेकर उनकी मदद करना चाहते हैं, तो ये इस बात को ध्यान में रखकर करें कि पैसा वापस ना मिलने की भी संभावना हो सकती है। आपका भाई बहन शायद कोर्स पूरा ना कर पाए, या उन्हें अच्छी नौकरी ना मिले, या फिर वो इसे उपहार समझकर चुकाना ही भूल जाए। इंडिया में अधिकांश बैंक केवल बच्चों, पति, पत्नी या उस स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन देते हैं जो कानूनी अभिभावक है। तो जब तक आपका भाई बहन आपका कानूनी अभिभावक भी नहीं है, तब तक आपको कोई लोन बेनिफिट नहीं मिलेगा। देश में शिक्षा का खर्च आपके आर्थिक स्थिति पर शायद मामूली असर डाले, जबकि विदेश में शिक्षा आपके गोल्स को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वहां खर्च 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। तो मदद करने का फैसला लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर जरूर विचार करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप अपने भाई बहन को लिखित समझौते और चुकाने की स्पष्ट समय सीमा के साथ व्यक्तिगत ऋण की पेशकश करें, ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ या फिर बिना इंटरेस्ट के। इससे रिश्ते में अस्पष्टता से बचने से आपसी संबंध मजबूत रहेंगे। इससे आपके भाई बहन में वित्तीय जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना भी पैदा होगी। नेक्स्ट और 6th पॉइंट है, हाउ शुड यू हैंडल फाइनेंशियल डिस्पैरिटी? चलो अगर हम ये मान लें कि सभी भाई बहनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, कुछ अधिक संपन्न होंगे और पेशेवर रूप से सफल होंगे, ये पैसे का अंतर दरार पैदा कर सकता है, चाहे वो इनसिक्योरिटी की भावना या व्यवहारिक बिहेवियर अनुचितता के कारण हो। ये रुझान व्यय साझा करने, पैसे उधारने, छुट्टियां मनाने या माता पिता की मदद करने के मामले में परिलक्षित होते हैं। हालांकि वित्तीय व्यवहार का एक क्लियर कोर्स तैयार करना मुश्किल है। यहाँ हम कुछ तरीके के बारे में बात करेंगे जिनसे खींचतान को पाटा जा सकता है। कम कमाई वाले भाई बहन पर ऊंची उम्मीदें रखना और उन्हें महंगी छुट्टियों पर साथ चलने के लिए मजबूर करना, या बड़े इवेंट्स में खर्च में योगदान करने के लिए कहना रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। अगर सभी भाई बहन छुट्टी मनाना चाहते हैं, तो शायद ज्यादा कमाने वाले भाई बहन खर्च का एक बड़ा हिस्सा वहन कर सकते हैं, लेकिन भतीजे या भांजे को आर्थिक मदद देना रिश्ते और भाई बहनों के बीच साझा वित्त के इतिहास पर निर्भर करेगा। अगर लेन देन समान रूप से होता रहा है और आपसी समझ है, तो पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को अमीर भाई बहन के पास रहने का अनुरोध करना ठीक होना चाहिए। हालांकि रहने का खर्च आपस में शेयर किया जाना चाहिए या वापस किया जाना चाहिए। किसी अमीर भाई बहन से सिर्फ इसीलिए पैसे लेना और वापस न करना क्योंकि उनके पास पैसा है और उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। इस चक्कर में उनसे पैसे न लें। किसी भी हाल में अमीर भाई बहन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ब्याज मुक्त फंडिंग सोर्स की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ इमरजेंसी के मामले में ही रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ पैसे लें। नेक्स्ट और 7th पॉइंट है, कैन यू अवॉइड डिस्प्यूट ओवर इनहेरिटेंस? विरासत यानी परिवार की संपत्ति को लेकर झगड़े कई वजह से हो सकते हैं। वसीयत में माता पिता किसी एक संतान को बाकियों से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से विरासत से बाहर भी निकाल सकते हैं। जो संतान माता पिता और उनके घर की देखभाल करता है वो प्रॉपर्टी और दौलत का मालिक बन सकता है और दूसरे भाई बहनों के लिए कुछ नहीं छोड़ सकता। या हो सकता है कोई संतान गैर कानूनी तरीकों से माता पिता की दौलत हथिया ले, जैसे कि वसीयत में हेर फेर करके या दबाव डालकर। ये इम्पोर्टेंट है कि माता पिता अपने 50 के दशक में पहुंचने पर या रिटायरमेंट के करीब आने पर जल्द से जल्द वसीयत लिखवा लें। उन्हें हमेशा एक वकील से सलाह लेनी चाहिए और वसीयत को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। हालांकि एक वैध रजिस्टर्ड वसीयत को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ये भाई बहनों के बीच विवाद और नाराजगी की संभावना को कम कर देती है। माता पिता को वारिसों से बात करनी चाहिए। वसीयत लिखने से पहले ही माता पिता के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वे बच्चों से बात करें और हर एक को क्या मिलने की संभावना है
ताकि माता पिता के जिंदा रहते हुए भी मतभेद सुलझाए जा सके। अगर भाई बहनों के साथ चर्चा के बिना वसीयत लिखी जाती है तो इसकी सामग्री माता पिता की मृत्यु के बाद ही सामने आएगी, जब इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। विद दैट सेड, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।